आम सैलरीड आदमी 100 करोड़ का सपना देख सकता है? स्मॉल कैप छूइए भी मत, वो कूड़ा खरीदता है। मैंडेटरी निवेश करना होता है अभी जो सेबी के नियम। तुक्के के आधार पे कल क्या होगा ये कहना बड़ा अनिश्चित है। भारी तरह से बाजार की गिरावट का आधार ये था कि दुनिया खत्म होने वाला है, आशा नहीं छोड़ना चाहिए, ये वूका खत्म नहीं होने वाला है। कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्युइटी, फंड मैनेजर्स सैलरी कट हो जाएगी 50%। ये नए तरीके का रैकेट लगाया था 100 हो गया 90, खराब है। 5 साल इज अ गुड टाइम टू बी इन्वेस्टेड फॉर। किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाए। स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगाते हैं ठीक ठाक करने के लिए नहीं, उसके दोगुना होने के लिए, 5 गुना होने के लिए, बड़ी कंपनी बनने के लिए। लोग अपने निवेश से टिकते क्यों नहीं? निवेश एक बहुत मुश्किल काम है, ये डेफरमेंट है अपने कंजम्पशन का। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रियंका संभव। मनी 9 पर मैं आपके लिए स्पेशल पॉडकास्ट लाती हूं, ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा, जिसमें हम पैसे और इन्वेस्टमेंट के दुनिया से जुड़े एक शख्सियत से मिलते हैं। और अभी हम एक ऐसी आवाज़ को सुनने वाले हैं या ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिनको आप सुनते होंगे। और इस वक्त जब बाजार में बहुत सारा टर्मोइल है, समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है, ट्रम्प जी छींक मार रहे हैं, हमारे निवेश पर इसका क्यों असर पड़ रहा है, इन सबको डीकोड करने वाली हूँ मैं। मेरे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के सीईओ फाउंडर धीरेन्द्र कुमार जी। धीरेन्द्र, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। वी रियली वांट टू लिसन टू यू। और मैं आपसे सबसे पहले तो ये समझना चाहती हूँ कि अभी क्या चल रहा है बाजार में। इसे मैं कहती हूँ वूका मूवमेंट है भारतीय बाजारों के लिए। बहुत हमने 4 साल का बहुत अच्छा समय देखा, और उसके बाद ये जो सितंबर से जो हमने देखना शुरू किया है, एक के बाद एक बुरी खबरों का सिलसिला, FIIs का जाना, ट्रम्प जी का आना, ग्रोथ के नंबर्स जिस तरह से आए, इन सब ने मूड बिगाड़ दिया। आप इसे एक इन्वेस्टर के लिए कैसे रीड कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये अनिश्चितता, ये जो वूका मूवमेंट है, ये बाज़ार में हमेशा रहता है। उसका असर नॉर्मली जब बाज़ार अगर चढ़ता रहता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और निवेशक अगर ये वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी और इस एंग्जाइटी कॉज करने वाली चीज़ों पे अगर फोकस करे तो आप शायद कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। आप मौका ही ढूंढते रह जाएंगे कि अब ये स्टेबल होगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, तो आप करेंगे। और बाज़ार तो हमेशा ही ऐसा रहेगा। अब केवल 3-4 महीने से गिरा है। अगर आप देखें कि पिछले 1.5-2 साल से या 3-4 साल से कोविड के गिरावट के बाद जो बढ़त का दौर शुरू हुआ, उसके बाद बाज़ार गिरा ही नहीं। और उस बढ़त के दौर में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि बाज़ार का बहुत भाग थोड़ा महंगा हो गया। लगता है कि इस दाम पे ये कैसे आप खरीद के कैसे पैसा बना सकते हैं। और ये बिल्कुल एक रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन है कि बहुत सारी कंपनियों का। और वहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ लार्ज कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स के बजाय अगर आप वो देखें कि बाज़ार में जो स्पेकुलेटिव फर्वर था, जिस तरह की कंपनियों में दाम 2 गुना 3 गुना हो गया था, मुनाफा कमाने वाली कंपनी है, बढ़ने वाली कंपनी है, लेकिन इस दाम पे क्या जस्टिफाइड है? और वो जो बढ़त का दौर है, हम वहाँ पे कोर्स करेक्शन देख रहे हैं। विदेशी निवेशकों का निकलना, वो एक बहुत ही फंडामेंटल अंतर आया है पिछले 1-1.5 साल में, बल्कि 6-8 महीने में ही, वो कि विदेशी निवेशक खासकर अमेरिका के ज़ीरो इंटरेस्ट के आदी थे। तो अगर आपके पास पैसे का जो कॉस्ट है वो अगर ज़ीरो रहे तो आपको कुछ भी रिटर्न मिलना आपको अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आपका वो बेस लाइन बढ़ जाता है तो आप इधर उधर से पैसा निकालेंगे जहाँ पे आपको लगता है कि ये रिस्क अब वर्थ इट नहीं है। आपका जो रिस्क फ्री रिटर्न है, अगर उसका रेफरेंस बढ़ जाए। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। भारत में भी 20 साल पहले जब, या 30 साल पहले अगर आप देखें, जब हमारे यहाँ, जब मैंने वैल्यू रिसर्च की शुरुआत की थी, उस समय हमारे यहाँ टैक्स फ्री एक RBI का बॉन्ड हुआ करता था। उसमें 11% टैक्स फ्री रिटर्न मिलता था। 11% टैक्स फ्री रिटर्न अगर आपको मिले तो आप बाज़ार में तभी जाएंगे जब 11% से ज़्यादा मिलेगा। अगर अमेरिका में ये जो रिटर्न है ये ज़ीरो था तो 4% रिटर्न, 5% रिटर्न आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन अगर वो आपका रिटर्न जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो 5% हो जाता है, 7% हो जाता है, तो आप 10, 12, 14% में, जिसमें कि आप करेंसी रिस्क ले रहे हैं, विदेशी बाज़ार में लगा रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे रिस्क ले रहे हैं, आप अचानक रिस्क का आपका नज़रिया बदल जाता है कि आपको कुछ नहीं करने पे क्या मिल रहा है और कुछ आप रिस्क लेते हैं तो उस पर आपको क्या मिल रहा है। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये बदला है, ये बहुत बड़ा अंतर है। और ये मुझे नहीं लगता है कि रातों रात ख़त्म होने वाला है। हाँ, इन सारी चीज़ों में भारत एक आइलैंड है ग्रोथ का, जहाँ पे जिस तरह का ग्रोथ अभी दिख रहा है और जिस तरह का आउटलुक दिखता है, वो अभी भी दुनिया में किसी और बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। और अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाता है, और ये जिस तरह का करेक्शन हम देख रहे हैं जिसमें कि बाज़ार का अच्छा खासा भाग दोबारा से अट्रैक्टिव होने के
कगार पे है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन है। हिस्ट्री प्रूव करता है कि पेशेंट को ही जो आप पेशेंस रखते हैं तभी आपको रिवॉर्ड्स मिलता है। आपने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आप क्या जानते हैं और आप क्या करते हैं। आप जानते हैं बहुत सारी बातें, आपको पता है कि बाजार कभी ऐसे नहीं चलेगा, अगर ऐसे ही चलने वाले में आपको इन्वेस्ट करना तो बैंक एफडी है आपके पास जो ऐसे ही चलता रहेगा आपके लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो बाजार है ये 15% रिटर्न देने वाला फिक्स डिपॉजिट है। ये 15% रिटर्न अगर आपको देता है, 18% देता है, 12% देता है, तो ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है। ये किसी साल आपका -20% देगा और किसी साल ये 50% देगा, किसी साल ये दुगना हो जाएगा। दुगना होने वाले भी साल हैं। 2007 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले हमारे यहाँ बहुत सारे फंड्स थे जो कि 2007 में दुगना हुए थे। और उस समय अगर किसी को बोलिए कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, आपको केयरफुल रहना चाहिए, आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए, लोग नहीं सुनते थे। तो वो एक दौर होता है और जब स्पेकुलेटिव फर्वर बढ़ जाता है, आप कहीं भी पैसा लगाइए बढ़ता है। और ये जो बदलाव है और इसी के आदि हमारे यहाँ एक बड़ा अंतर भारत में ये हुआ है कि पिछले 3-4 साल में बड़ी तादाद में इंडिविजुअल इन्वेस्टर बाज़ार में आया है, वो भी म्यूचुअल फंड के ज़रिए। पहली बार वो SIP के ज़रिए इन्वेस्ट कर रहा है और उस निवेशक का लगातार बाज़ार में पैसा लगाना, ये एक बहुत बड़ा अंतर है मुझे लगता है कि। और इस तरह से लगाने की वजह से ये निवेशक विचलित नहीं होता है, ये निवेशक घबरा के भागने वाला नहीं है। क्योंकि शायद ये इस तरह का भागने वाले वो लोग हैं जो अचानक उनका एक दिन नींद खुलता है, उनको लगता है उनका पड़ोसी बना रहा है पैसा, उनका कॉलीग साथ में पैसा बना रहा है, लोग डींगे मार रहे हैं कि देखो मैंने यही लगाया, ये दुगना हो गया, ये 4 गुना हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, ये F&O किया, ये किया, वो किया। एक जो बड़ा अंतर आया है कि लोग कमाते हैं, बचाते हैं और रेगुलरली पैसा लगाते हैं और लंबे समय के नज़रिए से, लंबा समय अगर बहुत लंबा नहीं भी हो तो 3-4 साल के नज़रिए से लगाते हैं। और पिछले 6-8 महीने में जिसने पैसा लगाया है SIP के ज़रिए, उसे ही लग रहा होगा कि उसका कुछ आया हुआ मुनाफा चला गया है। लेकिन 3-4 साल से जो पैसा लगा रहा है उसको पता चला है कि अच्छा खासा रिटर्न मिला है। उसके रिटर्न का एक भाग आपका जो पूरा निवेश का जो नज़रिया होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है जब आप देखते हैं कि आपकी पूंजी कम हो गई और आपका मुनाफा कम हो गया। अगर 100 रुपया बढ़ करके अगर आपका 200 रुपया हो जाता है और फिर वो घट के 150 हो जाता है तो आपको उतनी अफसोस नहीं होती। लेकिन आपका लगाया हुआ 100 रुपया अगर घट के 120 हो जाता है और फिर वो घट के 90 हो जाता है तो आप काफ़ी मातम मनाने लग सकते हैं कि आपका लगाया हुआ 100 रुपया भले ही ये 5 साल में हुआ हो। लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एट्रीब्यूट नहीं करते हैं कि वो एक, अगर आप कुछ नहीं करते और ये बैंक के में पड़ा रहता है या PPF में पड़ा रहता है तब भी 7-8% बढ़ता, लोग उतना मैथमेटिकली देखते नहीं हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस का जो नोशन है वो बहुत ही सिंपल है लोगों के दिमाग में कि लगाया था 100 हो गया 90 खराब है, लगाया था 100 हो गया था 200, घट के अगर 110 भी हो जाता है तब भी आपको लगता है कि चलो मैं तो मुनाफे में हूँ। तो अभी ये जो सिप इन्वेस्टर है इसको आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपने जैसे कहा अभी हमने देखा इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ते हुए, बहुत सारे नए लोग आए जिन्होंने कभी इस तरह की करेक्शन नहीं देखी है। सो वो पहली बार देख रहे हैं, भले ही वो अपने इन्वेस्टमेंट को रोक नहीं रहे हैं पर नर्वस तो है, कह रहे हैं क्या हो गया, कोई पोर्टफोलियो नहीं देख रहा है। सब लोगों ने थोड़ा हाथ खींच लिया है क्योंकि फरवरी में जो एम्फी के मंथली डेटा है वो भी बता रहे हैं कि 1-1.5% कम हुआ है जो सिप जो जाता है, इक्विटी फंड्स में इन्फ्लोज कम हुए हैं। तो उस सिप इन्वेस्टर को आप अभी क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहूँगा कि आप हमारी बात मत सुनिए। अगर आप देखें कि आप 2 तरीका है, एक तो कि आप इन चीज़ों से चिंतित हो। आप इसको कैसे देखेंगे कि एम्फी का डेटा ये बोलता है कि पिछले महीने या महीनों दर महीने लोग पैसा लगा रहे थे, कभी 100 रुपये लगा रहे थे, कभी 125 लगा रहे थे, कभी 150 लगा रहे थे और इस महीना उन्होंने 140 रुपये लगाया 150 के बजाय। तो ये गिरावट नहीं है। दूसरा कि आप दो तीन सारे इन्वेस्टमेंट में 4-5 चीज़ है जो कि काम करता है। एक जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप ट्रम्प क्या करेंगे इस पे आपका जोर नहीं चलता है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व किस तरह का इंटरेस्ट रेट सेट करता है आप नहीं कर सकते। ट्रम्प क्या टैरिफ लगाएंगे उस पर आप नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं, अपना नौकरी बचा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं अपने मीन्स में रह करके या प्रूडेंटली खर्च करके।
और उसके बाद उसको आप इक्विटी में लगा सकते हैं। और इक्विटी में लगाने के लिए अगर आप एक टाइम फ्रेम, एक गोल ओरिएंटेड, अगर आप 5 साल के लिए बच्चे के पढ़ाई के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, मकान खरीदने के लिए डाउन पेमेंट की तैयारी कर रहे हैं, बाकी पैसा आप अपने रिटायरमेंट के लिए अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं, इस पे आपका काफ़ी जोर चलता है। और इसमें इन चीज़ों पे फोकस कीजिए जिस पे आपका चलता है, और उन चीज़ों के बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप ये देखिए कि अगर ये ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी, अगर हमारे यहाँ मॉडर्न इकोनॉमी अगर एग्जिस्ट करता है, स्पेकुलेट मत कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है, वो कैसे काम करता है, वो क्यों काम कर रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है। अगर ये ना समझ में आए तो आप वो मत कीजिए। अदरवाइज़ लंबे समय का पैसा इक्विटी में लगाइए। आपके पास कोई बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है तो ये सब कुछ तुक्का लगेगा आपको। और अगर आप तुक्के पे चल रहे हैं तो आपको पैसा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि तुक्के के आधार पे कल क्या होगा ये कहना बड़ा अनिश्चित है। ये कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन जब लोग कंपनी के दाम को बढ़ते घटते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई CNBC पे चलता हुआ टिकर है, ये ET नाउ पे चलता हुआ टिकर है। ये टिकर नहीं है। जब आप TCS का दाम बढ़ता घटता देखते हैं, या इन्फोसिस का देखते हैं, या कोई छोटी कंपनी का भी देखते हैं जिसमें 200 लोग काम करते हैं और वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है, तो वहाँ पे 9 बजे सुबह लोग काम पे जाते हैं। वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं जिसमें कि वो कुछ जो कस्टमर खरीदता है, वो लोग इकट्ठा होकर के वो चीज़ बनाते हैं। वो केवल एक बढ़ता हुआ एक क्रॉलर नहीं है कि आज 2% बढ़ गया, कल 3% बढ़ गया। कंपनियों की बोली लगाई जाती है। ये हमारे मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट का ये डिज़ाइन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनियां 50% एक साल में अगर बढ़ गई तो उनकी आमदनी थोड़ी बढ़ती है। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत समझें, मुझे नहीं लगता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ये समझना अनिवार्य है, लेकिन ये जानना अनिवार्य है कि ये तुक्का नहीं है। आप कारोबार के मालिक बन रहे हैं, इनडायरेक्टली बन रहे हैं, कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं। कोविड के क्राइसिस के समय अगर बाजार गिरा था तो लोगों का ये सोचना बिल्कुल ही वाजिब था कि पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। सब कुछ ठप हो गया था, एयरलाइंस बंद हो गई थी, 3-4 महीने तक कोई प्लेन नहीं उड़ा था। तो उस कंपनी का अगर आपके पास शेयर है और वो कंपनी अचानक मुनाफे से ठप पे आ गई थी, केवल खर्चे रह गए थे और आमदनी बंद हो गया था, वैसी स्थिति में होटल्स बंद हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में लोगों के लिए अनिश्चितता से जूझना और ये समझना, अगर उस समय भारी तरह से बाजार की गिरावट का आधार ये था कि दुनिया ख़त्म होने वाला है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर दुनिया ख़त्म नहीं होती है, लोग सुबह सुबह उठ के काम पे जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, हमारा सारा कंजम्पशन का स्वरूप पूरी तरह से 5-10 साल में बदला है। अगर ये चलता रहता है, नहीं, अगर आप देखें कि ज़ोमैटो एक 2 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी हो गई है जो 5-7 साल पहले थी ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं से ये कैपिटल और कारोबार कर रही है, लोगों तक पहुंचा रही है। अगर आप देखें कि ऐसा संभव है कि बहुत सारे लोग कल से खाना बंद कर दें ज़ोमैटो के ज़रिए ऑर्डर करके, कोई और होगा, कुछ और होगा। तो एक बिज़नेस मॉडल का डिफ़ाइन होना, कारोबार का बनना, कारोबार का बढ़ना, कारोबार का अडेप्ट करना, उसमें बदलाव लाना, ये चीज़ें चलती रहेंगी। और यही हम मैनकाइंड का आधार है, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी का आधार है। जब से बार्टर सिस्टम ख़त्म हुआ तब से बड़ी कंपनी एक सर्टेन स्केल पे ये सब बदलाव ला पाती है, और वही हम देख रहे हैं। और इसलिए आपको बाज़ार से आशा नहीं छोड़ना चाहिए और डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मुझे नहीं पता है क्या अच्छा काम करेगा। कुछ फंड में ज़ोमैटो है, कुछ फंड में ज़ोमैटो बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि फ़ंड मैनेजर बोलते हैं कि हम छुएंगे भी नहीं जब तक कि एक खासा मुनाफा बनाना शुरू नहीं कर देती है। सब अच्छा कर रहे हैं। अगर आप देखें कि अगर कोई समझदारी से अगर स्टॉक खरीदता है और एक आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 5-6 हज़ार रुपये के निवेश पे आप एक्सेस कर पाते हैं, मुझे लगता है ये हमारे मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम का ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और SIP नहीं रोकना चाहिए। अगर हमारे प्रोग्राम देखने की वजह से, हमारा इंटरव्यू देखने की वजह से अगर आप चिंतित हो रहे हैं तो प्रोग्राम बंद कर दीजिए, SIP नहीं। नहीं, प्रोग्राम देखते रहिए। अभी और भी हम बात करने वाले हैं। अच्छा, स्मॉल कैप को लेकर के
हमने देखा कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए, आपने भी अभी वैल्यूएशन की भी बात की है, तो स्मॉल कैप में हम तो देख ही रहे थे कि वहाँ पे जो प्राइस जो था वो जो लेवल्स पर थे, उनके जो पीई की हम बात करें या जस्ट हीटेड अप तो थे ही। उसमें एक बयान आता है मच सेलिब्रेटेड CIO और जाने माने नाम एस नरेन साहब का, और उसके बाद हमने देखा भी उन्होंने जो कहा वैसा होते हुए भी। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत लोगों ने निवेश किया हुआ है। मेरे पास जो पोर्टफोलियोज आते हैं, I'm sure आपके पास मेरे से भी ज्यादा पोर्टफोलियोज आते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? अभी स्मॉल कैप में कुछ लोग अभी अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स पर बैठे हुए हैं, तो क्या लॉस बुक कर लें, बने रहें? स्मॉल कैप और मिड कैप का आप गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का दिशा देख रहे हैं? मुझे लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत ही प्रॉमिसिंग सेगमेंट है बाज़ार का। और किसी भी निवेशक को, जब आप नरेन के मल्टी कैप पोर्टफोलियो में भी लगाते हैं तो उसमें 5-10% स्मॉल कैप होता है। जी। स्मॉल कैप महंगे हो सकते हैं, स्मॉल कैप एक सेगमेंट कभी सस्ते हो सकते हैं या कई बार रीजनेबली प्राइस्ड हो सकते हैं, फेयरली प्राइस्ड हो सकते हैं। पर मुझे लगता है कि भारत के बाज़ार में पैसा लगाने में जो सबसे बड़ा प्रॉमिस है वो लार्ज कैप में नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जितनी बड़ी कंपनी है वो 5 गुना बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन एक 5,000 करोड़ की कंपनी 25,000 की हो सकती है। और हम आए दिनों हम ये देखते आए हैं कि एक 5,000, 10,000, 25,000 करोड़ की कंपनी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बड़ी हो जाती है 2, 4, 5 साल में। और वो जो स्मॉल कैप का, और इस सारी कंपनियां नहीं होती। कुछ कंपनियां होती हैं जिसमें केवल उसमें नैरेटिव होता है, सब्सटेंस नहीं होता है। कई बार बहुत सारी कहानियाँ चल पड़ती हैं और ये बाज़ार कहानीकारों से भरा हुआ है। मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत सारे लोग कहानी बनाते हैं, कहानी गढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग कारोबार मन लगा के चलाते हैं। और मन लगा के कारोबार चलाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत का काम है। रोज़ सुबह आके आपको चिंता करना होता है कि आज हम बेहतर कैसे करें, आज हम कैसे, कोई लेंडर है, HDFC था या HDFC लिमिटेड था, जो कि रोज़ सुबह मुझे याद है 30 साल पहले जब HDFC बहुत छोटी कंपनी थी तो उनका दिल्ली में एक ब्रांच हुआ करता था, और वहाँ पर वो अपॉइंटमेंट देते थे आपसे मिलने के लिए कि आपसे मिल के वो जानेंगे कि आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं, और अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए। और ये जो प्रोसेस था HDFC के शुरुआत के दिनों का, ये आधार बना HDFC के एक क्रेडिबल लेंडर बनने का। इस प्रोसेस में HDFC ने एक और चीज़ इम्प्लीमेंट किया था अपने प्रोसेस में कि वो लोन देने के पहले, क्योंकि हाउसिंग लोन कभी ख़राब नहीं होता है, मकान एक ऐसा एसेट है जिसका दाम बढ़ता ही जाता है। तो अगर आपका कोलैटरल का वैल्यू बढ़ता जाता है तो आप डिफ़ॉल्टर होइएगा तभी। लेकिन उन दिनों में 30 साल पहले अगर आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो आपके मकान का कब्ज़ा लेना किसी बोरोवर के लिए बड़ा मुश्किल होता, लेंडर के लिए बड़ा मुश्किल होता था बोरोवर से। तो उन लोगों ने, और उसमें बड़ी समस्या ये थी कि उसका टाइटल क्लियर है कि नहीं। और भारत में अगर आप मकान खरीदते हैं, आजकल हम लोग एक ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट देखते हैं, उस समय नहीं था। उस समय अगर कहीं पे मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनता था तो वो सरकारी ही होता था, DDA का होता था, GDA का होता था, बिल्डर्स का नहीं होता था। वहाँ पे देखना कि उसका टाइटल क्लियर है, आप उसके लेजिटिमेट ओनर हैं, उसका वो ट्रांसफरेबल एसेट है। तो इस वजह से HDFC का पिछले 35-40 साल में ये एक ऐसा बिजनेस बिल्ड हुआ जो कि एक अच्छे लेंडर के ज़रिए के नाते, एक समझदार लेंडर जो कि क्रेडिबल तरीके से लेंड कर रहा है, और उसके डिफ़ॉल्ट कम है उस एक्सरसाइज की वजह से। और पिछले 10 साल में हमने देखा है कि एक बहुत ही कम थॉटफुल लेंडिंग प्रैक्टिस की वजह से भारत में जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उन सबको रिकन्फिगर करना पड़ा है, उन सबको रीजिग करना पड़ा है, उन सब में इतना बड़ा राइट ऑफ लेना पड़ा है, भारत सरकार को रिकैपिटलाइज करना पड़ा है। उसकी वजह से हमारे बैंकिंग सेक्टर का पूरा स्वरूप बदल गया। सारी बैंकें वो 2 बैंक में मर्ज कर गई हैं, 3-4 बैंक अभी बेचा जाना है। भारत में केवल 4-5 ही बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक रह गई हैं। वो उन सब एक्सेसेस का और कम समझदारी से चलाने का ये सब नतीजा है। तो कारोबार तो बहुत ही बारीकी से चलाने वाला चीज़ है, लंबे समय में ही इसका असर दिखता है। रोज़ रोज़ बाजार खुल जाता है, इसलिए लोग उसका दाम लगाने चल पड़ते हैं 9:30 बजे। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी आपको लगता है कि वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल है? वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल, आप वैल्यू रिसर्च पे जाइए और 20 साल का रिटर्न देखिए, और लार्ज कैप की तुलना में 1.5 गुना रिटर्न है।
लार्ज कैप का रिटर्न 15% है तो स्मॉल कैप का रिटर्न 22, 25, 28% है। और ये 20 साल का रिटर्न है, ये 10 साल का रिटर्न है, ये 15 साल का रिटर्न है। मतलब यू हैव टू गिव देम टाइम। यू हैव टू गिव देम टाइम। एंड और इसमें क्या होता है कि स्मॉल कैप, मुझे लगता है कि स्मॉल कैप फंड निवेशकों के लिए एक, जब आप 2-4 साल बाजार से परिचित हो जाएं, शुरू में किसी भी निवेशक को स्मॉल कैप में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में, लेकिन जब 2-3 साल आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में बाजार से परिचित हो जाएं, क्योंकि बाजार तो ऐसा ही रहेगा, ये वूका ख़त्म नहीं होने वाला है। वोलैटिलिटी, अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी, और हमेशा ये इन्वेस्टमेंट एम्बिग्वस रहता है। अभी अगर आप सोचिए कि बाजार गिर रहा है तो आज के दिन लगाना कितना मुश्किल है, क्योंकि आप जैसे लगाएंगे वैसे ही कल भी गिर सकता है। और अगर बढ़ रहा है तो आपको लगता है कि अभी लगा दो, नहीं तो कल बढ़ जाएगा। तो ये जो एम्बिग्विटी है, ये अनसर्टेनिटी, स्पेकुलेशंस और कहाँ जाएगा ये छोड़ दीजिए, आप अपने गोल पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल अपने गोल पे ध्यान दीजिए और देखिए कि आप ये टाइम नहीं कर सकते हैं। अच्छी कंपनी, हाँ आप एक काम कर सकते हैं कि इसके बारे में कोई मेथड बना सकते हैं कि कितना पैसा आपको कई साल के लिए लगाना है। एक ऐसे फंड का चुनाव कीजिए जो कि रीजनेबल क्वालिटी है। एक ऐसे एलोकेशन का सिलेक्शन कीजिए जिसमें कि आपकी नींद नहीं उड़ती है। अगर आप स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, अगर आप किसी माइक्रो कैप फंड में पैसा लगा रहे हैं, और वहाँ बल्कि आपको ध्यान होगा कि 1.5 साल पहले एक माइक्रो कैप फंड लॉन्च हुआ था। ये माइक्रो कैप फंड, ये स्मॉल कैप तो काफ़ी बड़ी कंपनी है भारत के नज़रिए से अगर देखा जाए, क्योंकि हमारे रेगुलेटर ने क्या किया है कि सबसे बड़ी 100 कंपनी लार्ज कैप है, उससे अगली 150 कंपनी मिड कैप है, और उसके बाद ये 250 कंपनी छोड़ करके बाकी जितना यूनिवर्स है, और भारत में 3000 कंपनियां रोज एक्टिवली ट्रेड होती हैं। तो ये जो बहुत बड़ा यूनिवर्स है, और इसमें से पूरे म्यूचुअल फंड का अगर आप स्टॉक का यूनिवर्स देखें तो वो 800 कंपनियों का है। तो म्यूचुअल फंड जो ये 800 कंपनी, टोटल यूनिवर्स 800 कंपनी, जिसमें से वो 250 को हटा दीजिए तो बच गया 550 कंपनी। तो म्यूचुअल फंड जो इस 3000 कंपनी में से 500 कंपनी को चुनती है, वही आपके लिए बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन है। कम से कम वो कंपनी रातों रात गायब होने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे आम निवेशक जब स्मॉल कैप में लगाता है तो वो रेसिपी है डिज़ास्टर का। आप एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, हो सकता है वो कंपनी हो ही नहीं। आप वहाँ पे जब चिट्ठी लिखें तो खाली वहाँ पे एक दरबान हो जो कि आपका चिट्ठी रिसीव कर लेगा, क्योंकि पहले हमारे यहाँ, और वो सब कंप्लाई करती होगी, वो जो नंबर्स होंगे उसको आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। इसलिए ये जो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो एक लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन जो करता है, और उन 500 में से भी 300-400 कंपनी ऐसी होगी जो कि अच्छा नहीं करेंगी या ठीक ठाक करेंगी। लेकिन आप स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगाते हैं ठीक ठाक करने के लिए नहीं, उसके दुगुना होने के लिए, 5 गुना होने के लिए, बड़ी कंपनी बनने के लिए। जब एक छोटी कंपनी जब मिड साइज कंपनी बनती है, या एक मिड साइज कंपनी जब लार्ज कैप बनती है, तब लोगों का पैसा नहीं बनता है, बहुत बड़ा धन इकट्ठा होता है, और उसके लिए समय देना होगा। उस पर सिनेमा बनता है। रिलायंस इंडस्ट्री स्मॉल कैप से लार्ज कैप बना, तब जाके इसके धीरू भाई अंबानी पे सिनेमा बना। अगर वो अगर वैसा नहीं हो पाता, वो अगर अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी रहता और यहाँ नोएडा में हमारे पड़ोस में अगर एक फैक्ट्री में अगर वो पाइप बना रहा होता है, या जो भी अपना पॉलीप्रोपिलीन बना रहा होता है, या जो कुछ भी कर रहे होते, तो एक अच्छा कारोबार होता, मुनाफा कमा रहा होता, वो तरक्की कर रहे होते, वो वेल ऑफ होते, प्रॉफिटेबल होते, लेकिन सिनेमा नहीं बनता। तो ये जो छोटी कंपनी का बड़ा हो जाना और उस पर सिनेमा बनना, ये प्रॉमिस है स्मॉल कैप का। और उसमें अगर आपके लिए डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 50 कंपनी में पैसा लगाएंगे, उसमें से अगर, और ये नॉर्मल एवरेज लॉ ऑफ एवरेजेस ऐसे ही काम करता है, 4-5 कंपनी बलिस्टिक हो जाएंगी, 5 गुना 10 गुना हो जाएंगी 5-10 साल में, 10-20 कंपनी उसमें से डूब जाएंगी, और बीच वाली 30-40 कंपनी, 20-30 कंपनी, वो उनका डिसेंट सा परफॉर्मेंस रहेगा। और इस वजह से आपका पैसा ये 20%, 22% का जो सालाना रिटर्न 20 साल में दिख रहा है, आपको केवल एक चीज़ करना है कि वो कंपनी रियल हो। आपके कुछ कंपनियाँ खासा अच्छा करें, जिस पे कि फंड मैनेजर का भी जोर नहीं। फंड मैनेजर कंपनी में पैसा लगा रहा है, वो फंड मैनेजर कंपनी चलाता नहीं है। कंपनी चलाना, कंपनी को बढ़ाना, कंपनी को बहुत बड़ा कर देना, कंपनी में ऐसा स्ट्रैटेजी लगाना, या जो कुछ भी, कोई किसी अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना, या वो चीज़ सोच पाना, जो वो एंटरप्रेन्योर का काम है। और बेसिकली स्मॉल कैप में लोगों को पैसा लगाना चाहिए,
शुरुआती दौर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपके लगाते ही अगर ऐसा, और इस वजह से स्मॉल कैप ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप नए निवेशक हैं, स्मॉल कैप छूइए भी मत। 4-5 साल जब हो जाए और यहाँ पे आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाइए, और उसके बाद आप स्मॉल कैप में 10%, 20%, 25% ज़रूर लगाइए। स्मॉल कैप स्टॉक्स में सीधे तौर पे आप मत लगाइए। किसी आम आदमी के लिए स्मॉल कैप को इवैल्यूएट करना, वहाँ पे मुझे लगता है कि आप जब आम आदमी चलते बाज़ार में स्मॉल कैप खरीदने जाता है तो वो स्मॉल कैप कंपनी का शेयर नहीं खरीदता है, वो कूड़ा खरीदता है। और वो जो कूड़ा खरीदता है उसमें वैसी कंपनियां हैं जो पिछले 20 साल से 25 साल से लिस्टेड हैं। 1 रुपया उनका दाम होता है, 50 रुपये जाता है, और फिर वो 1 रुपये पे या 50 पैसे पे आ जाता है। और इसीलिए म्यूचुअल फंड एक बेटर जरिया, एक बेसिक फिल्ट्रेशन हो पाता है। और यहाँ पे तो फंड मैनेजर का नौकरी चला जाएगा, या फंड मैनेजर एम्बैरेस्ड होगा कि दूसरा फंड मैनेजर देखेगा कि ये, बिकॉज म्यूचुअल फंड में जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होता है। अगर मैंने एक गंदी सी कंपनी का शेयर खरीद लिया और हर महीने मेरा पोर्टफोलियो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, हम वैल्यू रिसर्च पे सारे पोर्टफोलियोज को छाप देते हैं और वो हमारे यहाँ 2-3 तारीख तक हो जाता है। पिछले 30 साल से हम लोग यही कर रहे हैं। तो लोगों को जब दिखेगा कि ये जनाब के पास ये सड़ी वाली कंपनी है, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और फिर देखेंगे कि ये परफॉर्म कैसा कर रहा है। अगर वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो लोग शायद उसके बारे में थोड़े कम अप्रीहेंसिव हो। आपने बात की फंड मैनेजर की, आपका मैं अभी एक्स पर एक पोस्ट जो आपने देखा रिसेंटली, चाइना के जो रेगुलेटर है वो कह रहे हैं कि फंड मैनेजर्स को की सैलरी कट हो जाएगी 50% तक अगर उनका जो फंड है वो बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म नहीं करेगा, अच्छे रिटर्न नहीं देगा। आपको लगता है कि हम भारत में भी कुछ ऐसा होना चाहिए? आपने कहा कि अगर कोई रद्दी बनाएगा तो आप खुद ही छापते हैं उसका, आपको लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए? या अभी जो हम देख रहे हैं एक है कि भाई मिनिमम इतना निवेश, मैंडेटरी निवेश करना होता है, अभी जो सेबी के नियम है, स्किन इन द गेम? नहीं, 2-3 चीज है। एक तो स्किन इन द गेम, तो भारत में तो स्किन इन द गेम इम्प्लीमेंटेड ही है। फंड मैनेजर कुछ इसके वजह से बहुत दुखी भी हैं कि उनका जितना भी बचत है उनको अपने ही फंड में लगाना होता है, और कई बार वो बोलते हैं कि हमारे पास पैसा बचता ही नहीं है, मुझे EMI भी देना होता है या ये देना होता है, उनके कैश फ्लो की दिक्कत हो रही है। दूसरा चीज़ कि फ़ंड मैनेजर के सैलरी को डिस्क्लोज़ करने की बात की जा रही है वहाँ पे। भारत में ये पहले से नियम है, हर एक फ़ंड मैनेजर का तनख्वाह उनके वेबसाइट पे सालाना डिस्क्लोज़ करना ये मैंडेटरी है पिछले 5 साल से। ये इसके बारे में लोग बहुत वाइडली बात नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, कंपाइल नहीं करते हैं, और फंड मैनेजर्स ने या AMCs ने इसको छुपाने की कोशिश भी की थी कि उन्हें ही दिया जाएगा जिनका कि इन्वेस्टमेंट हमारे फंड में है, उनका ही ये हक बनता है कि वो जाने कि उनका फंड मैनेजर कितना कमाता है। लेकिन भारत में ये ट्रांसपेरेंसी है। इस चीज़ के बारे में मैं एक सेबी के म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी का मैं भाग रहा हूँ 10 साल तक, तो और वहाँ पे ये काफ़ी चर्चा होती रही है, और इसी चर्चा के दौरान ये स्किन इन द गेम वाला पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुआ था। भारत में जिस तरह से डायरेक्ट प्लान इम्प्लीमेंटेड है, क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियो है इसके 2 भाग हैं। दुनिया भर में एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जो आदमी आपको फंड बेचता है उसको कुछ कमाना, वो आप रेगुलर प्लान में देते हैं, और भारत में सीधे तौर पे फंड खरीद पाना आपके लिए संभव है। ये काफ़ी डिस्टिंक्ट चीज़ है भारत में। एक छोटा निवेशक जो कि 500 रुपये लगाता है वो डायरेक्ट प्लान में खुद लगा पाता है, और उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो रेगुलर प्लान से आधा है। बल्कि रेगुलर प्लान का जो कन्फिगरेशन है, जो डायरेक्ट प्लान चूँकि बाद में इनिशिएट किया गया था, यहाँ पे एक बहुत ही अनयूजुअल सा चीज़ है। अगर आप ज़्यादा कमीशन देंगे तो डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस का नियम ये है कि जो भी आप कमीशन देते हैं वो रेगुलर प्लान के एक्सपेंस से घटा दीजिए, और ये डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस होना चाहिए। तो अगर आप कमीशन ज़्यादा देंगे तो डायरेक्ट प्लान सस्ता होता जाएगा। अगर आप किसी फंड में अगर मान लीजिए किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का 1.5% है, और अगर वहाँ पे आप 1% का कमीशन देते हैं, 2/3 जो एक्सपेंस है वो कमीशन दे देते हैं, तो डायरेक्ट प्लान का खर्चा 0.5% हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे 0.5% देते हैं तो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1% रहेगा। तो अब ये एक कॉन्ट्रा रिलेशनशिप है कि आप कमीशन ज़्यादा दीजिएगा तो डायरेक्ट प्लान सस्ता हो जाएगा, डायरेक्ट प्लान सस्ता हो जाएगा तो डायरेक्ट प्लान का जो परफॉर्मेंस है वो जैसे इम्प्रूव कर जाएगा, वो जब अच्छा लगेगा। तो ये एक बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए एक नियम बना है। और
ये नियम बनाया नहीं गया था, ये एक एक्सीडेंटल आउटकम है। मुझे पता नहीं इस था इस पूरे नियम के डिज़ाइन बारे का। में। नहीं, मतलब ये एक एक्सीडेंटल आउटकम है इस डिज़ाइन की वजह से। तो मुझे लगता है कि अगर जो चाइना में किया जा रहा है, चूँकि वहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भारत से काफ़ी नई है, भारत से 10-15 साल बाद इसकी शुरुआत हुई थी, और वहाँ पे चाइना में जो कुछ भी होता है बड़ा दम लगा के किया जाता है, और शुरू में उसको बड़ा कर दिया जाता है ज़्यादा सोचे समझे बिना। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंसेस पे कभी अभी तक कोई, बल्कि वहाँ पे विदेशी इन्वेस्टर्स, विदेशी फंड मैनेजर्स के लिए परमिटेड भी नहीं था। एक दो ही वहाँ पे विदेशी, भारत में अभी बहुत सारे विदेशी फंड मैनेजर्स यहाँ पे हैं या पैक करके जा भी चुके हैं, लेकिन भारत में बहुत लोग आए, बहुत लोग हैं, बहुत लोग चले गए। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो जिस लेवल का ट्रांसपेरेंसी है, खर्चा कम होना चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अगर बराबर रहे तो कम खर्च वाला फंड ज़्यादा देता है। लेकिन भारत में जो खर्चे का जो स्वरूप बना है, वो देखिए कि हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है वो इतना इंटेंस है कि हमारे यहाँ इंडेक्स फंड, जो SBI का जो सबसे बड़ा इंडेक्स फंड है, जिसमें कि EPFO लगाती है, वो 1.5 लाख करोड़ से शायद बढ़ चुका है उसका साइज़, और वहाँ पे आप 4-5 बेसिस पॉइंट पे आप इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडेक्स में पैसा लगाना उस फंड के ज़रिए, और वो इतना बड़ा फंड है कि वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कभी लिक्विडिटी का क्राइसिस होगा, और या उस स्केल को कम किया जा सकता है। और उसमें एक आम आदमी डायरेक्ट प्लान में 4 बेसिस पॉइंट 5 बेसिस पॉइंट पे उसमें पैसा लगा पाता है। तो भारत में कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ पे एक्सपेंस के बारे में तो लोगों ये को चिंता है। चाइना वाले उससे हमें वहाँ पे हम उनसे आगे हैं, हम आगे हैं, हम वो उनसे जो आगे हैं। ड्रामेटिक शेकअप कर रहे हैं वो उनके देश के लिए प्रॉब्ली नहीं, सूटेबल उसके होगा। अलावा भारत में 3-4 साल पहले जब मैं एडवाइजरी कमेटी का पार्ट ही था, तब भारत में जो हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस का जो स्ट्रक्चर था, उसको बड़ा होने की वजह से भारत में एक बहुत ही अजीब सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिज़ायरेबल स्ट्रक्चर है कि म्यूचुअल फंड एक स्केल का बिजनेस है, और यहाँ पे लोगों के लिए जो प्राइसिंग का नॉर्म है कि आप जब छोटा फंड होंगे तो आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, 2% चार्ज कर लीजिए, आप AUM बड़ा होता जाएगा तो आपको कम करना है। तो इसके वजह से एक डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रहा है कि बहुत सारे लोग आतुर रहते हैं कि तुरंत फंड लॉन्च करें ताकि ज़्यादा एक्सपेंस चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि छोटा फंड ज़्यादा कर सकता है और बड़ा फंड जब होगा तो उसको वो ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो इस वजह से हम वो NFO का तांता लगा हुआ था, इस वजह से लोग NFO लॉन्च कर रहे थे, और NFO लॉन्च करने का बहाना ढूंढ रहे थे, और ये एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन क्रिएट हुआ है। क्योंकि अच्छा, बहुत सारे फंड्स हैं जो कि छोटे ही अच्छे होते हैं, बहुत सारे फंड्स हैं जो कि बड़े होने का उनको बड़ा फ़ायदा मिलता है। अगर कोई लिक्विड फंड हो या कोई इंडेक्स, लार्ज कैप इंडेक्स फंड हो, ये अगर 1 लाख करोड़ का हो या 3 लाख करोड़ का फंड हो, तो इसको अपने स्केल का फ़ायदा मिलेगा, और उस स्केल का फ़ायदा इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जिसमें कि फ़ंड का बड़ा होना उसके लिए बड़ा नुकसानदेह है, अगर स्मॉल कैप फंड हो, माइक्रो कैप फंड हो। उसके अलावा सेबी ने जो ये नियम बनाया है कि ये कैटेगरीज हैं एक्टिवली मैनेज फंड के लिए, और हर एक कैटेगरी में आप एक ही फंड लॉन्च कर सकते हैं, जिस वजह से लोग बहाना ढूंढ रहे हैं, और इस वजह से बहुत सारे नए इंडेक्स भी बनने लग गए हैं ताकि फंड, सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक, हर थीम पर एक फंड, सेक्टोरल, थीमेटिक और इंडेक्स फंड, क्योंकि इंडेक्स एक बहुत ये नए तरीके का रैकेट है। इंडेक्स फंड पे कोई पाबंदी नहीं है, और इंडेक्स कोई भी कुछ बना सकता है, और इंडेक्स अगर बना दिया गया तो आप उस पर फंड लॉन्च कर सकते हैं, और उसमें एक स्मार्ट बीटा फैक्टर लगा दिया, अगर वो कर दिया तो वो एक अलग हो गया। तो ये इस वजह से इतने फंड्स की जरूरत है क्या? नहीं, ये तो एक चलते बाजार का ये एक आउटकम है, ये एक नतीजा है कि लोग लॉन्च करते हैं, बहुत सारे नए निवेशक, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है। जैसे आप साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं, तो आप जब शेल्फ पे जाते हैं तो वहाँ 25 तरीके का रहता है, ये ड्राई स्काल्प के लिए है, इसके लिए है, ये उसके लिए है। तो कंपनी अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए या अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए तो प्रोडक्ट लाएगी, पर आपको एज एन इन्वेस्टर देखना है, आपको सबकी जरूरत आपको देखना है कि ये निवेशकों के समझदारी का एक साइकिल होता है। शुरुआत में आप इन चीज़ों से, इन चीज़ों के बावजूद भी मुझे लगता है कि अगर आप जाके घटिया 10 कंपनी का शेयर खरीदें जिसमें आपका पैसा डूब जाएगा, उसके बजाय आप एक नासमझी में एक थीमेटिक फंड के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर चक्कर में मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अगर आप खरीद लेते हैं किसी के झांसे में आकर के या किसी के कहने पे, और अगर आप तब भी अगर आप भूल जाते हैं 5-7 साल,
तो आपका अच्छा खासा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों का नुकसान होता है एक्सपेक्टेशंस का। जब लोग इस तरह के फंड में पैसा लगाते हैं तो बहुत उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ पे कुछ जादू होने वाला है, और आम तौर पे ये फंड तब लॉन्च होते हैं जब खेल हो चुका होता है, जब ये रफ्तार में आ चुका होता है, क्योंकि लोग के आने का आधार ये होता है कि पिछले दिनों ये पिछले साल पास परफॉर्मेंस, जैसे डिफेंस में हमने देखा। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि डिफेंस के फंड के जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं वो ख़राब हैं। सारी कंपनियां सरकारी कंपनी हैं, बड़ी कंपनी है, मुनाफा कर रही है, बढ़ रही है। कुछ ऑप्शंस इन्वेस्टर्स के पास थे ही नहीं। जितने भी ये शिप बिल्डर्स और डॉक्स जो आए, ये 5 साल पहले पब्लिक डोमेन में नहीं थे, पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, लेकिन लोग नहीं खरीद सकते थे। तो ये ऑप्शंस बढ़ने की वजह से, उसके अलावा हमारा जो डिफेंस का जो कन्फिग्रेशन है, पर आप ये सोचिए कि सरकारी कंपनी और जिसका खरीदार केवल सरकार है, उसमें आप रिस्क के बारे में सोचे बगैर अगर आप खरीद रहे हैं तो ये आपके इन्वेस्टमेंट का 5% हो सकता है, ये आपके पूरे निवेश का 10% हो सकता है, लेकिन ये 100% नहीं हो सकता, ये अकेला इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। और इसलिए आपको नज़रिया रखना चाहिए कि जैसे आपने स्केल की बात की, स्केल बढ़ाने के लिए जो एक नया हम देख रहे हैं वो है 250 रुपए की सिप, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे कम पैसे की सिप नहीं थी, 100 रुपए की माइक्रो सिप ऑलरेडी बाजार में है, जो कि कंपनियां उसको लाने में, उतनी ज़्यादा उसको प्रमोट करने में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब ये 250 रुपए की सिप बदलेगा ये कुछ? इससे कोई खास बदलने वाला नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सेस कर पाना मुझे लगता है कि निवेशक के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि वो धनी हो जाएगा उस इन्वेस्टमेंट से, ये जो हैबिट फॉर्मेशन है वो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप 250 रुपये का, मुझे बचपन में याद है कि एक पिगी बैंक हुआ करता था जो हमारे स्कूल में चलता था, एक स्कूल का संचयिका उसे कहा जाता था, और वो पैसा जाता था पोस्ट ऑफिस में और स्टूडेंट्स का खाता रखा जाता था स्कूल में कि आपने 100 रुपये दिया, आपने 50 रुपये दिया, और वो जो इंटरेस्ट मिलता था इन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करके मिलता था। तो उससे आपका कोई बहुत बड़ा रकम इकट्ठा नहीं हो रहा था, लेकिन बचत की आदत बन रही थी। और आज के दिन जब आपके लिए आपको 10 मिनट में चॉकलेट डिलीवर हो जाता है, और अगर आप 250 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर आप करने की आदत पड़ जाती है, और आपके पास अगर एक 6000 रुपये की पूंजी इकट्ठा हो जाती है, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी रकम हो सकती है किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी स्टूडेंट के लिए, किसी शुरुआती काम करने वाले के लिए, किसी लोली काम करने वाले के लिए जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपये है, उसके लिए 6000 रुपये का पूंजी एक बहुत बड़ा आधार हो सकता है। और ये आदत पड़ जाना कि ये जादू इससे हो सकता है, और उसमें विश्वास बन पाना, उसमें ये बहुत ही कारगर होगा। और जिस तरह से आज हर एक के पास एक स्मार्टफोन है, हर एक आदमी UPI यूज़ करने का आदी हो गया है, आप 5 मिनट में ऑर्डर करके चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं, तो निवेश क्यों नहीं? तो रेवोल्यूशन तो नहीं लाएगा, लेकिन आदत लगाएगा। ये रिवॉल्यूशन का फाउंडेशन है। ओके, सो यू अग्री कि इससे बदलाव हम देखेंगे, इससे बदलाव लगेगा, और ये 5-7 साल में मुझे दिखेगा कि अगर आपको किसी को बताना ही नहीं पड़ेगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी भारत में हर एक आदत लगाने की बात है। लोग कमाते हैं, लोग बचाते भी हैं, लेकिन लगाते नहीं हैं, और वो बदल सकता है। अब लगाना हो अगर किसी को पैसा अभी के बाजार में, तो मैं आपको 3 सिनेरियो देने वाली हूँ। और इस 250 रुपये से भी पहले ना, मुझे लगता है कि ये जो जनधन स्कीम की जो ये फाउंडेशन बिल्ड हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कमा लीजिए, बचा लीजिए, लेकिन आपके पास बैंक खाता ही नहीं है, तो आपके लिए कर पाना संभव नहीं होगा। और उसी के साथ अब जन निवेश की कोशिश, तो मुझे लगता है जनधन अकाउंट के साथ इस कंजंक्शन में अगर आप देखें तो ये हर एक के लिए कर पाना संभव हो पाया है, एक्सेसिबल हो पाया है, और ये मुझे लगता है काफ़ी जादुई होगा, लेकिन 5-10 साल लगेगा। ओके, अब मुझे आप बताइए कि अगर आज के बाजार में कोई निवेश शुरू करना चाहता है, तो पहली बात उसे इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए या नहीं, है उसे थोड़ा रुकना चाहिए, और 5,000 रुपये लगाने हैं तो मैं उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी? न्यू इन्वेस्टर हूँ मैं। अगर आपको 5,000 रुपये महीना लगाना है, और अगर आपने नहीं लगाया है, अभी लगाऊं इस बाजार में? हमेशा ही लगाइए, बल्कि सबसे बढ़िया समय था लगाने का 20 साल पहले। जो कहा जाता है कि पेड़ लगाने का ना सबसे बढ़िया समय था 20 साल पहले, और नेक्स्ट बेस्ट समय अभी है। आप इंतज़ार करते रह जाइएगा। तो इसके बारे में सोचिए ही मत कि अभी है या नहीं है, लगाना शुरू कीजिए। अब कहाँ लगाएं? अगर आप नए निवेशक हैं, यंग हैं, उतार चढ़ाव से आपको खास चिंता नहीं होगी, आपकी करियर की शुरुआत है, आप 35-40 साल से कम उम्र के हैं,
तो किसी भी मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड में इसकी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए। अगर आप 40 साल पार कर चुके हैं, बाज़ार से आपका कोई परिचय नहीं है और आप 5-10 हज़ार 25 हज़ार रुपये लगा सकते हैं, तो शुरुआत कीजिए थोड़े स्टेबल व्हीकल से। किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाइए, किसी बैलेंस फंड में पैसा लगाइए। उसका कारण क्या है कि नया निवेशक जिसकी उम्र हो चुकी है, वो जब पैसा लगाता है तो उसका रिएक्शन इस गिरावट में वो बड़े अविश्वास के साथ बड़ी मुश्किल से शुरू कर रहा है और उसमें उसका अविश्वास और पुख्ता हो जाता है। उसका बिलीफ बढ़ जाता है कि ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है, ये तो बहुत रिस्की चीज़ है, कभी नहीं छूना चाहिए। और उस वजह से बहुत सारे लोग पैसा निकाल के हमेशा के लिए भाग जाते हैं। तो आपको एक ऐसे इन्वेस्ट, और क्यों अग्रेसिव हाइब्रिड फंड? क्योंकि उसमें 25% पैसा फिक्स्ड इनकम होता है। ये बाज़ार जब गिरता है, जैसे अभी भी बाज़ार गिरा है, स्मॉल कैप 20% गिरा है अपने पीक से, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड 7% गिरा है। 7% फंड गिरावट से भी निराशा होगी पीक से, लेकिन SIP में अगर आपने 1 साल पहले किया होता तो शायद ये जो गिरावट है ये बहुत ही मामूली हो। तो शुरुआती दौर में विश्वास बनाने के लिए एक ऐसे व्हीकल का चुनाव करना जिसमें कि आपका विश्वास बन पाए और डर के आप भागे नहीं, और डर के नहीं भागे जिस वजह से ये अपने आप ये सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेटिंग। ये म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज़ रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का ज़रिया, जिसमें किसी ने भी अगर 5 साल निवेश किया है घटिया फंड में भी, तो उसे फ़ायदा ही हुआ है। मुझे कोई ऐसा और इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखता है जहाँ पे आप बोल सकें कि 100% निवेशक जो 5 साल पैसा लगाया हो उसे फिक्स्ड इनकम से ज़्यादा रिटर्न मिला है। तो 5 साल इज अ गुड टाइम टू बी इन्वेस्टेड फॉर। कम से कम 5 साल के नज़रिए से ही आए, तब आपको निराशा नहीं डर होगी। के भागने वाली आपने बात की, लोग जो है शुरू तो कर देते हैं जोश में, टिक नहीं पाते हैं निवेश से, और ये जो है टिकना बहुत ज़रूरी है, जो आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं। ये उसका कारण कुछ और ही रहा है। उसका जो भारत के बाज़ार का इतिहास रहा है, 1990 में भारतीय बाज़ार ओपन अप हुआ और बहुत लोग निवेश करने लग गए। और वहाँ पे जब शुरुआत में तो म्यूचुअल फंड के ज़रिए आप स्टॉक में लगा ही नहीं सकते थे। उस समय स्टॉक मार्केट काफ़ी एक छोटा सा क्लोज क्लब था और केवल अमीर लोग ही लगा सकते थे, और स्टॉक ब्रोकर इंटरेस्टेड भी नहीं थे आपको इंटरटेन करने में। उसका कारण क्या था कि उस समय हमारे यहाँ फिजिकल मार्केट था। आपने पता नहीं कभी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देखा है कि नहीं? मैंने नहीं देखा है। हमारे पास कुछ नॉवेल्टी के तौर पे रखा हुआ है कि आप जब कंपनी का शेयर खरीदते थे तो एक शेयर सर्टिफिकेट कंपनी से आता था, और जब आप उसको किसी और से स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए खरीदते थे तो उसके साथ एक ट्रांसफ़र डीड लग करके आता था कि इसका ओनर मैं हूँ, और वो ट्रांसफ़र डीड में साइन करके दे रहा हूँ कि अभी से आप ये एक तरह से ब्लैंक ट्रांसफ़र हो गया, फिर आप वही ब्लैंक ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे बहुत सारा बैड डिलीवरी ये वो हुआ करता था। उस समय जब 1992 में पहली बार एक बड़ा इक्विटी फंड है, बल्कि भारत में इक्विटी फंड की शुरुआत करीब 1986 से हुई थी मास्टर शेयर से, लेकिन बूम आया 1990 से कि 1990 में एक मैग्ना मल्टीप्लायर स्कीम 1990 आया, 800 करोड़ रुपए रेज किया। फिर उसके बाद मास्टर गेन आया 1992 में। 1992 में जो मास्टर गेन आया, तो जब बाजार चल जाता है, उस समय केवल क्लोज्ड एंड फंड हुआ करते थे। उस समय आप म्यूचुअल फंड में SIP नहीं कर सकते थे। आप केवल एक फ़ंड आया, 1 तारीख से 30 तारीख तक खुला है, आप उसमें लगा दीजिए, आपको अलॉटमेंट मिलेगा। तो मॉर्गन स्टैनली, मास्टर गेन, ये सब ये शुरुआती दौर के फंड थे। होता क्या था कि जब लोग लगाने के लिए उत्सुक होते थे, तब तक बाजार चढ़ चुका होता था, और जब लगा लेते थे और जब उनको अलॉट हो जाता था, तब तक बाजार गिर जाता था। ये 2-3 साल तक, और हमारे यहाँ भारतीय बाज़ार 1990 से लेकर के 2002 तक बाज़ार चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था, उतरता था। 1992 में भारतीय बाज़ार 4000 पे था, और फिर दोबारा 2002 में भी 4000 पे ही था। इस बीच में कभी 6000 जाता था, कभी 2500 जाता था। ये ऊपर नीचे होते हुए तो लोगों का भारतीय बाज़ार में विश्वास नहीं था, और उसका कारण ये था कि उस समय बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही थी। इंडिया 1990 में लिबरलाइज हुआ, बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे सेक्टर्स को खोल दिया गया, और जब ओपन अप हुआ तो बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव थी ही नहीं। हमारे यहाँ उसके पहले बजाज स्कूटर मिलता था, मारुति कार बनता था जो कि एक सरकारी कंपनी थी, मारुति सुजुकी आधी सरकारी कंपनी थी। तो
भारतीय बाजार जैसे ही खुला तो बहुत सारी कंपनियां जो कॉम्पिटिटिव नहीं थी, हमारे यहाँ टेलीविज़न नहीं बना करता था, हमारे यहाँ टेलीविज़न केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ही बना करता था, टेक्सला, टेलेरामा, वो सब शायद आपको याद भी, सेलोरा, और ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी। उसके बाद जब सेक्टर खुला तो आप देखिए कि केवल 4 दुनिया के जो 4 बड़े ब्रांड्स हैं वो बिकते हैं और वो कंपनियां नहीं हैं। तो ये जो हमारे यहाँ जो वो उथल पुथल का समय था जिस समय कंपनियां बंद हो रही थी, और ये सारी लिस्टेड कंपनी थी उस समय, तो ओनिडा एक बहुत बड़ा ब्रांड था जो कि या पिक्चर ट्यूब बनाने वाला एक सैमटेल था। ये कंपनियां कहाँ चली गई पता नहीं, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियां गायब हो गई, बहुत सारी कंपनियों में लोगों का पैसा डूब गया और उसमें ये बाज़ार ऊपर नीचे होता रहा। और तो जब बाज़ार चल जाता था तो लोग लगाते थे, गिर जाता था तो निकालते थे। लोगों का अविश्वास का कारण यही था, और अगर कुछ बच जाता था तो स्टॉक ब्रोकर आप हमेशा ही महंगा खरीदते थे और सस्ता बेचते थे। बाज़ार भी ट्रांसपेरेंट नहीं था। भारतीय बाज़ार में 4-5 चीज़ें हुई कि डीमैटेरियलाइजेशन हुआ, म्यूचुअल फंड्स आए, ओपन एंड फंड्स आए, कंपनियों का जो भारतीय कंपनी बेईमानों का अड्डा हुआ करता था। कोई अगर कोई पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी चलाता है तो कंपनी से कितना पैसा चुरा लेता है, इस पे ही आधारित ये बिजनेस प्लान का एक मॉडल हुआ करता था कि आप बोरो करते थे IFCI से, ICICI से, IDBI से, और कंपनी से अगर आप पैसा निकाल लेते थे और अपने प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन वो दिखाते थे, और वो उसका असर काफ़ी दिनों तक रहा, 8-10 साल तक, 20-15 साल तक रहा। यहाँ पे एक बड़ा बदलाव आया 92-93 में जब इन्फोसिस आया, और इन्फोसिस के सक्सेसफुल होने में एक बड़ा कारण ये था कि उन लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक स्टैंडर्ड सेट किया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का शुरू में मुझे याद है कि 90 के दशक में स्टॉक ब्रोकर मुझे ये कहा करते थे कि ये देखिए ये कंपनी का दाम चढ़ रहा है, ये चल रहा है, और काफ़ी हद तक सच भी हो गया सत्यम के दिवालिया होने से, कि इन्फोसिस जो के पास ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई प्लांट है, ना कोई, ये कंप्यूटर खरीदता है और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, ये चल पाएगा क्या? लोगों का एक सर्विस बिजनेस के स्केलिंग अप में विश्वास नहीं होना या ये लगना, और उसमें इन्फोसिस का ये डिमॉन्स्ट्रेट कर पाना कि आप पैसा अपने बिज़नेस को स्केल अप कर पाते हैं एक टेक्नोलॉजी बिज़नेस में, एक सर्विस बिज़नेस में, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से लोगों का विश्वास जीत पाते हैं, और इस वजह से ये 8 लाख करोड़ की कंपनी हो जाती है। और 8 लाख करोड़ की कंपनी होने की वजह से इसका ये बाज़ार में प्रीमियम कमांड करता है, और प्रीमियम कमांड करने से लोग, बहुत सारे प्रमोटर्स को ये लगा कि ईमानदारी भी फ़ायदे का सौदा है। उसके पहले सारे प्रमोटर्स का 2 कारोबार होता था कि आप एक कुछ बनाएंगे, कुछ बेचेंगे, और अगर बिक गया तो अच्छा है, नहीं तो कंपनी से हम तो पैसा निकाल लेंगे। तो वो जो अविश्वास है वो लोग विश्वास, अब आप देखिए कि जितनी भी कंपनी पिछले भारत में 20-30 साल में इस्टेब्लिश हो पाई हैं, जो बाज़ार में प्रीमियम कमांड करती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उसमें सेबी तो 1990 में बनी थी, 92 में बनी। तो जो सेबी का जो रेगुलेशंस है, जो कंपनियों के लिए मैंडेटरी हो गया है, जिसको कंप्लाई करती हैं, वहाँ पे कंपनियों का ट्रांसपेरेंट होना, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कायदे से डील करना, कंपनियों का इस तरह से कंडक्ट करना कि लोगों का विश्वास बन पाए, तो कंपनियों में बदलाव, इन्वेस्टर्स में बदलाव, इन्वेस्टर्स का सवाल पूछना, और इस वजह से बाज़ार में प्रीमियम कमांड करना, तो लोगों को लगा कि ये तो ईमानदारी ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। उसके पहले लोगों को लगता था कि बेईमानी रिवॉर्डिंग है। अगर आप कंपनी से पैसा नहीं चुराते हैं तो आप कंपनी से पैसा बना ही नहीं पाते हैं। लेकिन अब आपको लगा कि अगर आप कंपनी से पैसा मन लगा के कंपनी चलाते हैं, कंपनी बड़ी हो पाती है, लोगों का विश्वास बन पाता है, तो आपका प्राइस अर्निंग रेशियो 25 होगा और लोग उस पर प्रीमियम देने को तैयार होंगे, जिस वजह से आपके होल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका नेटवर्थ बढ़ जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारा बाज़ार बिल्कुल सट्टाबाज बाज़ार था, कभी बढ़ता था कभी घटता था। बढ़ाने के लिए आपको पर अब अगर सुधार आ भी गए हैं, इतनी ट्रांसपेरेंसी, आप कह रहे हैं हमारा रेगुलेटर जो है वो जिस तरह से म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, वहाँ पर भी अब ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आई है, फिर भी लोग अपने निवेश से टिकते क्यों नहीं है? वो छोड़ क्यों देते हैं? मतलब 40 to 50% ऑफ द इन्वेस्टर्स। ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा था कि ये इसका परिप्रेक्ष्य ये है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है। लेकिन और उसके अलावा तो निवेश एक बहुत मुश्किल काम है। आज निवेश करने के लिए ज़रूरी है कि आज आपको जो मन कर रहा है उस मन को मारिए और उस पैसे को लगाइए। तो इन्वेस्टमेंट आसान काम नहीं है, ये डेफरमेंट है अपने कंजम्पशन का। अगर आपके पास आज पैसा है और आप उसको कंज्यूम कर सकती हैं
तो और कोई आपको आके बोले कि, और एक इस पे एक हार्वर्ड में एक रिसर्च किया गया था कुछ 2000 बच्चों पे, तो लोग जेनेटिकली कन्फिगर्ड होते हैं इस तरह से एक क्लासरूम और बहुत सारे क्लासरूम में, और फिर उसके बाद उस 20 साल बाद इसको अध्ययन किया गया। एक क्लासरूम में आप जा कर के आपने चॉकलेट दिया, कुछ मार्शमेलो उनको दिया गया और बच्चों को दिया गया कि अगर इसको तुम अभी खा लोगे, ये तुमको 1 मिल रहा है, और अगर नहीं खाते हो तो तुम्हें कल 2 मिलेगा। तो आधे लोगों ने खा लिया। तो कुछ लोग हैं जो कि अभी खा लेंगे और कुछ लोग हैं जो नहीं लेंगे और बोलेंगे कि ठीक है कल मुझे 2 देना। और जिन लोगों ने नहीं खाया था ना, वो भविष्य में 20 साल के बाद वो बड़े सक्सेसफुल थे अपने एक्यूमुलेशन में, अपने करियर में, क्योंकि ये जो डेफरल है, ये जो एक्यूमुलेशन के लिए आज अपना मन मारना, और ये अधिकतर चीज़ों में, अधिकतर डायमेंशंस में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे लगता है कि ये बड़ा क्रिटिकल चीज़ है। मन मारना बहुत अच्छा है मुझे आपकी ये फिलॉसफी। नहीं मतलब मन मारना कि आपको मन कर रहा है, आपके पास दिमाग जेब में 5000 रुपया है, आप देख रहे हैं कि ये माइक्रोवेव चाहिए, बड़ा दिक्कत होता है, फिर आप उसको, और अधिकतर आज के दिन एक दूसरी समस्या ये हुई है कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो स्कूटर खरीदने के लिए 7 साल वेट करना पड़ता था, कार खरीदने के लिए 5 साल वेट करना पड़ता था। जब एशियन गेम्स हुआ था तो बहुत दिनों के बाद लोग लाइन लगा के टीवी खरीद रहे थे और दुकानों में टीवी नहीं मिल रहा था। हम लोग एक स्टार्व्ड इकोनॉमी थे, कंट्रोल्ड इकोनॉमी थे। और अब सब कुछ आपके आसपास है। सब कुछ आपके पास उपलब्ध नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है तब भी उपलब्ध है। आप जाइएगा तो वो आपको पकड़ के बेच देगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे आइए, आपका सिविल का इवैल्यूएशन करते हैं और आप आगे बढ़िए, मैं ठेले पे भेज रहा हूँ। तो आप लेने जाइएगा 165 लीटर का रेफ्रिजरेटर और भेज देगा 270 लीटर का, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो जब आप अपनी भविष्य की आमदनी को आज कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें आप आज की आमदनी को भविष्य के लिए आप अपना रख रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में 1/3 लोग बचाने वाले हैं, 2/3 लोग भविष्य के आमदनी को खाने वाले हैं। और इसलिए, और ये जो 1/3 लोग जो शुरुआत करते हैं, जो समझदार हैं, जो भविष्य के लिए लगाने वाले हैं, वो भी तुक्के से आ गए हैं। वो भविष्य के लगाने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने सोचा कि थोड़ा दिन डेफर करने से मेरे पास ज़्यादा रातों रात कुछ जादू हो जाएगा। तो ये जब तक समझ में आता है उसमें काफ़ी समय लग जाता है, और इन्वेस्टमेंट को समय चाहिए। बिल्कुल, और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नई चीज़ें आपसे सुनने को मिली और हमने थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझा आपसे। शुक्रिया। तो जाते जाते इन्वेस्टर के लिए फाइनल वर्ड्स धीरेन्द्र कुमार के। पैसा लगाइए, 2-4 साल तक देखिए मत, और डाइवर्सिफाई रखिए, और जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो कोई एसेट एलोकेशन अराइव कीजिए कि 1/4 पैसा, 1/5 पैसा, 1/3 पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में रहेगा, और उसको रीबैलेंस करते रहिए। और ये 5-7 साल के बाद कीजिएगा। उसके पहले एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल चूज़ कीजिए, SIP करिए, CNBC मत देखिए, और इन चीज़ों में चिंता मत कीजिए, उन चीज़ों पे फोकस। शंकर शर्मा जो कह रहे हैं कि बैंक FD में कीजिए, गोल्ड में कीजिए, और रियल एस्टेट में कीजिए, म्यूचुअल फंड और स्टॉक को भूल जाइए। मैं इंडिविजुअल्स पे फोकस नहीं करता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हर एक आदमी एक ओपिनियन रख सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि आप शंकर शर्मा नहीं हैं। आप एक आम आदमी हैं जो कि सुबह काम करने जाता है, मशक्क़त कर रहा है, नौकरी करने जा रहा है, 50,000 रुपये कमाते हैं, 5,000 रुपये मुश्किल से बचा पाते हैं, और उससे आपको अपना रिटायरमेंट का इंतज़ाम करना है। शुरुआती साल में आदत डालिए, और कुछ होगा तो आप ये सोचिए कि आप कितने प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर शंकर शर्मा के कहते हुए भी मुझे लगता है कि भारतीय बाज़ार किसी भी 5 साल में लोगों के लिए फिक्स्ड इनकम के रिटर्न को बीट कर पाया है। और मुझे लगता है कि फोर्सिएबल फ्यूचर में 20-25 साल तक कंपनियां बंद होंगी, बहुत सारी कंपनियां डूबेंगी, बहुत सारी कंपनियां महंगी हैं। इसके बावजूद मुझे लगता है कि आप फिक्स्ड इनकम के रिटर्न को, इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, जिसमें कि आपका रियल कैपिटल बढ़ेगा। और छोटी रकम से एक बड़ी पूंजी को इकट्ठा करने के लिए SIP कीजिए, और हमारे बकवास इस तरह के एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक, एक्सट्रीमली पेसिमिस्टिक, ये पोलराइज दुनिया में 100 करोड़ बना सकता है क्या
एक आम सैलरीड आदमी 100 करोड़ का सपना देख सकता है? मुझे लगता है कि लोगों को देखना चाहिए, और अगर आपका 100 करोड़ का सपना पूरा नहीं होता, अगर आप 78 करोड़ तक पहुंच जाते हैं तो कोई आपको अफसोस नहीं होगा। लेकिन ये जो मार्केट की डाउनटर्न है, ये आपके 100 करोड़ की प्लानिंग या 78 करोड़ की प्लानिंग में कितना डेंट लगाते हैं? ये आपको फ़ायदा देते हैं। आप बताइए कि आप जब सेल लगता है तो आप क्या करते हैं? जाके शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग करते हैं कि दो शर्ट मिल जा रहा है एक के दाम पे, या 3 शर्ट मिल जा रहा है इतने रुपए में, 2 फॉर द प्राइस ऑफ 1, 3 फॉर द प्राइस ऑफ 5 और सब व्हाटएवर, इस तरह का। जब स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है तो लोग भाग जाते हैं। तो बिल्कुल ये समझिए कि जब सेल लगा है तो आप बाज़ार छोड़ के भाग रहे हैं, और जब चीज़ महंगी हो जाती है तब आप लाइन लगा के लगा रहे होते हैं। उल्टा कीजिए, फ़ायदा होगा। तो बाजार से भागिए नहीं, बाजार का में भाग लीजिए, इसका हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। मैं एक बार आपको थैंक यू कर चुकी हूँ, अब फाइनल थैंक यू करती हूँ। थैंक यू धीरेन्द्र सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मनी 9 देखते रहिए। और धीरेन्द्र सर ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो सुनने में जितनी अच्छी लग रही है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही आसान है। तो इन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए, निवेश को चुनिए और बेहतर भविष्य बनाइए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।